फ्रेंड, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, इसके पहले जो वीडियो डाला था हमने, उसमें हमने मनोविज्ञान क्या है डिस्कस किया था। मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा, ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो पे डिस्कस की थी। ये हमारा शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत दूसरे पेपर पे डिस्कशन चल रहा है। फर्स्ट पेपर हम कंप्लीट करा चुके हैं। सेकेंड पेपर में ये दूसरा आज का हमारा वीडियो है, दूसरा लेक्चर है। तो चलिए मित्रों, पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम शिक्षा शास्त्र से जुड़े जो भी छात्र हैं, सहायक आचार्य, प्रवक्ता, या फिर यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो सीटेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, बीएड एमएड या डीएलएड की एग्ज़ाम देनी है जिसको, वो सारे स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हम सारे पेपर्स पे नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके साथ साथ डिस्कशन भी करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में जीएस और जीके के क्वेश्चन भी कभी कभी डालते हैं ताकि आपकी तैयारी ठीक से हो सके। ठीक है मित्रों, तो ठीक है, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो RSPPS सिसोदिया करके डालेंगे, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी आप जा के विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक है SSDYA। ठीक है, ठीक है मित्रों, पढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध क्या है। मनोविज्ञान हमने जान लिया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, और 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में ये कैसे इसका विकास हुआ और इसे किस किस नाम से जाना गया। ठीक है, आज हम जानेंगे कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है, और दोनों का आपस में संबंध क्या है, इनका विषय क्षेत्र क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करती है और मनोविज्ञान शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पेस्टोलॉजी, जो कि एक महान शिक्षा शास्त्री हैं, इनका कहना है, क्या कहना है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। शिक्षा क्या है, मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये परिभाषा किसकी है, तो इसलिए ध्यान से परिभाषा याद कर लेना। और जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनको बीएड एमएड के एग्ज़ाम देने हैं या फिर डीएलएड का एग्ज़ाम देना है, तो ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ कहीं भी शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करने की बात आती है तो आप ऐसे करके परिभाषित कर सकते हैं, शिक्षा क्या है, इसको इसके बारे में पेस्टोलॉजी ने क्या कहा। ठीक है, शिक्षा मानव के ज्ञान कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, ज्ञान कौशल में वृद्धि करने वाली प्रक्रिया है, साथ में व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या करती है, ये मानव के ज्ञान और कौशल में भी वृद्धि करती है और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन लाती है। ठीक है, जबकि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, मानव व्यवहार के कारक, प्रेरक और नियंत्रक तत्वों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, मानव के जो भी व्यवहार हैं उनके कारक क्या हैं, प्रेरक क्या हैं और उनके नियंत्रक क्या हैं, इसका अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। कारक, प्रेरक और नियंत्रक, इन तीनों को हमने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था। कारक क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति जब हमारे मन में कोई इच्छा जागृत होती है, जैसे हमें भूख लगी है तो भूख का जो विचार हमारे मस्तिष्क में आया, मन में आया, या हमें अनुभूति हुई, तो ये क्या है, कारक है। और इसका प्रेरक क्या है, भोजन। ठीक है, और नियंत्रक इसका क्या हो जाएगा, जब भोजन की प्राप्ति हमें हो जाएगी तो भूख जो होती है वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि भूख पे हमारा नियंत्रण हो गया। ठीक है, तो कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक। ठीक है, जब भूख लगेगी तो व्यक्ति भोजन की तलाश करेगा, भोजन की प्राप्ति हो जाने के बाद उसकी तलाश पूरी हो जाती है, इस प्रकार से वो चीज़ नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, तो मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार के कारक, प्रेरक और नियंत्रक तत्वों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्पष्ट है, शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन लाती है और मनोविज्ञान यह बताता है कि परिवर्तन कब, कितना और कैसे किया जाए। ठीक है, शिक्षा क्या है, मानव व्यवहार में परिवर्तन लाती है, जबकि जो मनोविज्ञान है वो क्या करता है, ये स्पष्ट करता है कि ये परिवर्तन कब, कितना और कैसे किया जाए। ठीक है, देख लेते हैं मित्रों आगे के क्या डिस्क्राइब किया गया है। मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव। मनोविज्ञान शिक्षा पर क्या प्रभाव डालता है ये देखेंगे हम। तो जो पहला बिंदु है वो क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। जो मनोविज्ञान है वो क्या करता है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मानव का सर्वांगीण विकास, ये शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक, ये सारे विकास कैसे होंगे,
मनोविज्ञान इसका उद्देश्य स्पष्ट करता है कि कैसे इस विकास को करना है, और मानव जीवन का उद्देश्य मानव को सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? पाठ्यचर्या का निर्धारण। पाठ्यचर्या सिलेबस का को कैसे हम लोग क्या करें कि कहाँ से निर्धारित करें, कितना सिलेबस हमें किस कक्षा में बालक की मानसिक और जो उसकी आयु है उसके आधार पे हम ये निर्धारित करते हैं कि किस आयु वर्ग के छात्रों को का मानसिक स्तर क्या है और उसे कितना कौन सा विषय पढ़ाया जाए। ठीक है, इसका निर्धारण भी कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, शिक्षण विधियों का विकास। जो हमारा शिक्षा का जो मटेरियल है, जो हमने सिलेबस हमने सिग्निफाई किया है, उसको कैसे छात्रों तक पहुंचाएं ताकि वो उसे सीख सके, कैसे छात्रों को हम छात्र के समक्ष कैसे प्रस्तुत करें उसे कि वो अधिक से अधिक उसको ग्रहण कर सके। तो ये इसका पॉइंट तीसरे नंबर पे आता है कि शिक्षण विधियों का निर्धारण। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान क्या करता है कि हमें शिक्षा कैसे देनी है, इन विधियों का निर्धारण भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है अनुशासन की स्थापना। जब जो पाठ्यचर्या निर्धारित कर दी गई, जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर दिया गया, शिक्षण विधियां हो गई, तो अब कक्षा के अंतर्गत अनुशासन की स्थापना कैसे की जाए। तो इसकी स्थापना कैसे होगी? छात्रों के समक्ष नैतिक आचरण का प्रस्तुतिकरण कौन करेगा? शिक्षक। ठीक है, जब शिक्षक को इन सारी चीज़ों का ज्ञान होगा कि छात्र किस आयु वर्ग के हैं, उनका विकास कैसे संभव है, उनको कैसे शिक्षा दी जाए, तो जब सारी चीज़ें छात्रों को उपलब्ध होती हैं, छात्र की सभी समस्त आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति शिक्षक कर पाता है, उनकी समस्याओं का समाधान कर पाता है, तो छात्र अनुशासित होते हैं। ठीक है, तो अनुशासन की स्थापना मनोविज्ञान ये बताता है कि कैसे की जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है शिक्षा शैक्षिक वातावरण का निर्माण। जो शिक्षा का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए? चीयरफुल मतलब छात्र उसमें से बंधा हुआ महसूस ना करें, उनको ये लगे कि सारी समस्याओं का समाधान हमारा यहाँ पे होना है, और हम जो भी हमारी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान भी यहाँ पे होगा और बिना किसी दबाव के होगा। ठीक है, जब छात्रों को इस बात का अनुभव हो जाता है तो वो अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए प्रश्नोत्तर भी कक्षा में शिक्षक से कर सकता है, और उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। यानी कि छात्रों के मनोमस्तिष्क को जानना और उसके अनुसार शिक्षा प्रदान करना उनको। ठीक है, तो ये विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों के साथ अलग अलग शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, कैसा? मित्रतापूर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विद्यालय का वातावरण है कैसा होना चाहिए? जैसे कि फ्रोवेल ने कहा है, एक फुलवारी की भांति होना चाहिए। जैसे कि जो बगीचे का जो माली होता है, शिक्षक एक माली है, और जो विद्यालय है वो एक बगीचा है जिसमें जो छात्र हैं वो फूल हैं। ठीक है, तो उनकी परवरिश कैसे करनी, उनका पालन पोषण करना कैसे है, तो ये सारी चीज़ों का निर्धारण कैसे होगा? मनोविज्ञान के माध्यम से। ठीक है, अगला पॉइंट है शिक्षक एवं शिक्षार्थी के कर्तव्यों का निर्धारण। शिक्षक का क्या कर्तव्य है कि वो छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान करे, विषय का ज्ञान रखे, कौन सी शिक्षण विधियों के माध्यम से किस शैक्षिक स्तर पर, प्राथमिक, माध्यमिक या फिर उच्च शिक्षा स्तर में कैसे छात्रों को पढ़ाना है, इन सब का ज्ञान हो। साथ में उसे नवाचार, जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं समाज में, देश में, राष्ट्र में, उन सारी घटनाओं से उसे अवगत होना चाहिए। छात्र के सामाजिक, मानसिक और उसके आर्थिक, नैतिक जो भी परिस्थितियां हैं उनसे उसको परिचित होना चाहिए। इस आधार पे जब वो शिक्षा प्रदान करता है कक्षा में जाके, तो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य एक अच्छा कोरिलेशन बनता है, सहसंबंध स्थापित होता है। ठीक है, तो शिक्षक एवं शिक्षार्थी के कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। शिक्षार्थी का कर्तव्य क्या है? वो अनुशासित रहे, शिक्षा में रुचि ले। ठीक है, और जो भी उसकी जिज्ञासाएं हैं उनके समाधान के लिए वो अपने शिक्षक से क्या करे? संवाद करे। ठीक है, तो इन सारे कर्तव्यों का निर्धारण भी कहाँ पे किया जाता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो मनोविज्ञान क्या करता है? जो शिक्षा से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के उपाय भी हम मनोविज्ञान में ही खोजते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा पर प्रभाव डालती है। आगे देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव डालती है। ठीक है, ये तो क्या हो गया? मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव हमने देखा। अब हम देखेंगे शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव। ठीक है, तो देख लेते हैं मित्रों क्या है शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव। पहला बिंदु क्या है? शिक्षा द्वारा मनोविज्ञान का अध्ययन संभव है। ठीक है, यदि शिक्षा नहीं होगी, ठीक है, शिक्षा का विकास नहीं होगा, छात्रों को शिक्षा नहीं दी गई होगी, तो वो मनोविज्ञान
का अध्ययन भी नहीं कर पाएगा और ना ही मनोविज्ञान को समझ पाएगा। ठीक है, तो शिक्षा सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षा। जब शिक्षा में छात्र दक्ष होगा, उसे ज्ञान होगा अपने सभी विषयों का, तो उन विषयों के आधार पर ही वो क्या करेगा? अपने समस्याओं का निदान ढूंढने का प्रयास करेगा। इसलिए शिक्षा द्वारा मनोविज्ञान का अध्ययन संभव। जब वो मनोविज्ञान का अध्ययन करेगा तो अपनी समस्याओं का समाधान भी उसे वहाँ पे मिलेगा। दूसरा जो बिंदु है वो क्या है? शिक्षा द्वारा मनोविज्ञान का ज्ञान सुरक्षित रखा जाता है। मनोविज्ञान जो भी नीतियाँ या जो भी स्ट्रैटेजी अपनाता है, कैसे शिक्षा दी जाए, कैसे शिक्षण विधियों का निर्धारण किया जाए, कैसे शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए, कैसे पाठ्यचर्या का निर्धारण किया जाए, ये सारी चीज़ें मनोविज्ञान बताता है। लेकिन इसको संरक्षित कैसे रखा जाए, इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए, तो इसका कार्य भी कौन करता है? शिक्षा करता है। ठीक है, तीसरा बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में वृद्धि करती है। शिक्षा क्या करती है? मनोविज्ञान की विषय वस्तु में वृद्धि करती है। कैसे वृद्धि करती है? जैसे जैसे शिक्षक या फिर जो विचारक होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, वो क्या करते हैं? शिक्षा से जुड़ी हुई नई नई समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं और भविष्य में जो उत्पन्न हो सकती हैं, तो जब उसका उन्हें विशद ज्ञान होता है, बृहद ज्ञान होता है, तो उन चीज़ों में नए नई चीज़ों को वो ऐड करते जाते हैं। जो विषय क्षेत्र होता है उसमें उसको वो ऐड करते जाते हैं कि ये भविष्य में ये संभव है, तो इस पर कैसे कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के विषय वस्तु में निरंतर वृद्धि भी करता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान को भी प्रभावित करती है। आगे देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। अभी हमने शिक्षा जाना क्या है, फिर हमने मनोविज्ञान को जाना क्या है। मनोविज्ञान क्या है? कारक, प्रेरक और नियंत्रक, इनके माध्यम से मानव व्यवहार को क्या करता है? प्रभावित करता है। और शिक्षा क्या है? ज्ञान और कौशल में वृद्धि करता है और मानव के व्यवहार में, मानव व्यवहार की एक प्रक्रिया है। ये हमने अभी अध्ययन किया। इसके अलावा पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है? शिक्षा ये क्या करती? प्रगतिशील समरस विकास है। ठीक है, अभी हमने अध्ययन किया था शिक्षा क्या है? मानव का प्रगतिशील और समरस विकास है। तो इस प्रकार से शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में हमने जाना। लेकिन अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? पहले हमने शिक्षा के बारे में जाना, मनोविज्ञान के बारे में जाना, ये दोनों अलग अलग हमने इनको जाना है। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें अध्ययन किसका करना है? शिक्षा मनोविज्ञान का। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ये जान लेते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान को हमने अध्ययन किया, शिक्षा को अध्ययन किया। ठीक है, देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की खोजों एवं सिद्धांतों का प्रयोग है। ये किसने कहा है? ये कॉल सैनिक ने कहा। कॉल सैनिक ने क्या कहा है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा के क्षेत्र में, जो शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी बृहद है। पूर्व प्राथमिक से लेके हम हायर एजुकेशन तक की बात जो करते हैं, उसमें से क्या करना है? मनोविज्ञान की खोजें, जो भी मनोविज्ञान में रिसर्च हुए हैं, उन सारी चीज़ों को एजुकेशन में क्या करना है होता है? अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कॉल सैनिक कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की खोजों एवं सिद्धांतों का प्रयोग है, एप्लीकेशन है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे कि और क्या बताया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है ये देख लेते हैं। मानव अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि और विकास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सामान्यतः लोग अभिवृद्धि और विकास को एक ही समझ लेते हैं। अभिवृद्धि क्या होता है? भौतिक होता है सिर्फ। ठीक है, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, दिखाई देता है। जो विकास होता है इसको देखा भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। मतलब जो अभिवृद्धि है ये मात्रात्मक है। ठीक है, और जो विकास है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। ठीक है, तो विकास अभिवृद्धि से अधिक बड़ी चीज़ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। दूसरा है मानसिक योग्यताओं का मापन। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? मानसिक योग्यताओं का मापन। जैसे हम अभी इसके अंतर्गत हम बुद्धि का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर आप आगे मापन और मूल्यांकन पढ़ेंगे। तो बुद्धि का मापन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें किसमें बताई गई हैं? मनोविज्ञान में। रिसर्च के अंतर्गत जो हमारे सांख्यिकी वाले जो चैप्टर आते हैं वो भी मापन और ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करता है? मानसिक योग्यताओं का मापन भी करता है कि कम आयु वर्ग वाला बच्चा अधिक आयु के व्यक्ति के बराबर समझ रख सकता है। ठीक है, इसका मापन कैसे करेंगे? ये शिक्षा मनोविज्ञान इसकी विषय वस्तु को उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी देता है। फिर है तीसरा हमारा मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल जो हेल्थ है, उसके बारे में भी शिक्षा मनोविज्ञान जानकारी देता है। और व्यक्ति का समाज के साथ समायोजन कैसे स्थापित हो, छात्र का कक्षा में समायोजन कैसे हो, विद्यालय के वातावरण में समायोजन कैसे हो, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। ठीक है,
अगला पॉइंट है वैयक्तिक विभिन्नता। शिक्षा मनोविज्ञान में ये बताया गया है कि प्रत्येक छात्र अपने आप में एक इकाई है और प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक बालक की, प्रत्येक छात्र की, प्रत्येक व्यक्ति की जो समझ है वो दूसरे छात्र से अलग हो सकती है। हर एक छात्र अपने आप में अद्वितीय है, ठीक है। तो ये वैयक्तिक विभिन्नता सभी में पाई जाती है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान ये बताता है कि विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों से आए हुए छात्र, विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों से आए हुए छात्रों का मानसिक स्तर, उनकी समझ की क्षमता अलग अलग हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? शिक्षा में निर्देशन देता है कि इस छात्र को कैसे विषयों का अध्ययन करना है, भविष्य में किन क्षेत्रों में वो अपने आप को स्थापित कर सकता है, कैसे जीविका उपार्जन कर सकता है और किस व्यवसाय में वो जा सकता है। इसके बारे में जानकारी भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान प्रदान करता है। फिर है मापन एवं मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न जो गणितीय प्रविधियां हैं उनका मापन, मूल्यांकन और जो बहुत सारे हमारे कारक हैं, प्रेरक हैं, नियंत्रक हैं या फिर जो बहुत से ऐसी चीज़ें जैसे बुद्धि है, अभिवृद्धि है, इन स्मृति, विस्मृति, इनका मापन और मूल्यांकन भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। फिर है अधिगम, रुचि, अवधान, स्मृति, विस्मृति, चिंतन, तर्क एवं अभिप्रेरणा, शोध का क्षेत्र एवं विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो विषय क्षेत्र है इसके अंतर्गत अधिगम यानी कि सीखना, रुचि, रुचि मतलब किस मतलब कि छात्र की रुचि किस में है, किस चीज़ को वो अधिक अपने आप को किस चीज़ में, उसमें किस चीज़ को वो ग्रहण करने के लिए अपने आप को तत्पर कर लेता है और किस चीज़ को वो ग्रहण करने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं पाता है। तो ये रुचि हो गई हमारा। अवधान, अवधान मतलब ध्यान, ठीक है। फिर है स्मृति, विस्मृति। स्मृति क्या चीज़ होती है? जैसे कोई चीज़ हमने याद रखी और उसको आज हमने देखी, हमने याद कर ली और अगले समय में, कुछ समय के बाद हमें आवश्यकता पड़ने पर जब हम उसे पुनः याद कर लेते हैं तो हमारी स्मृति होती है, ठीक है। और जब हम पुनः स्मरण करने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो हमारी विस्मृति होती है, ठीक है। चिंतन, तर्क एवं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? ये स्वयं से जब व्यक्ति प्रेरित हो जाता है तो वो अभिप्रेरणा उसको बोला जाता है, ठीक है। किसी के द्वारा जब प्रेरणा उत्पन्न ना की जाए बल्कि व्यक्ति स्वयं प्रेरित हो तो वो अभिप्रेरणा होती है, क्योंकि वो अंदर से आती है, ठीक है। शोध का क्षेत्र एवं विधियाँ, ये भी जो भी रिसर्च के हमारे जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान देता है और उन रिसर्च को कैसे करना है, उनकी क्या विधियाँ हैं, इसकी जानकारी भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दी जाती है, ठीक है। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ जानकारी थी शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार पढ़ते रहिए, चाहे तो इसके नोट्स बना लीजिए। यदि कहीं आवाज़ में आपको लगता हो कि बहुत धीमे बोल रहे हैं हम, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र से शीघ्र मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।